जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो अपने पास एक सर्कुलर ये लूप है, या कह सकते हैं कि एक सर्कुलर करंट लूप है अपने पास। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये सर्कुलर करंट लूप है, ये करंट लूप है ये। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। सपोज कर लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन है, आई फ्लो हो रहा है और आई फ्लो हो रहा है, ये आई है। और ये इस कॉइल के पीछे का पार्ट है, ये कॉइल का फ्रंट पार्ट है, ये याद रखना। अब हम 2D स्क्रीन पर 3D कैसे दिखाएं आपको, तो हम आपको ये बता दें कि ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। तो हम इस कॉइल को ऐसा मान कर चलते हैं कि यहाँ पर आई या डीएल लेंथ के बहुत सारे एलिमेंट से बटा हुआ मान सकते हैं, या आप ऐसा मान लें कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है और जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेंटर एट व्हिच द फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, इसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। हमको पता क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। और बायो-सेवर्ट लॉ में ये पता है कि जब हम इसको डीएल बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड कर लिए, तो एक हमारा लेंथ है डीएल, उसकी वजह से अगर मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए एक डीएल की वजह से, तो हम इस डीएल को इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द कॉइल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने देखा कि करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट ऐसे आ रहा है, तो डीएल हो गया। और ये ए भाई, अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि हमारा जो करंट है वो ऐसे बाहर आ रहा है और इससे ये डिस्टेंस है जिसको हमने स्मॉल ए माना है, तो ये हमारा जो करंट है इससे ये जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट का, ये करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर होगा। ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो आई डी एल और इस ए स्मॉल ए के बीच का एंगल हमको मालूम हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस डी एल की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ ऐसे चला जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, ये डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीबी हो जाएगा। ऐसे इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर मैं एक डीएल लूँ, यहाँ पर डीएल लूँ, तो ये भी एक डीएल लेंथ लिया है, तो डीएल की वजह से यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। तो अगर मैं एक साइड में डीएल लेंथ करते आऊँ तो दूसरे साइड में अपने आप कंप्लीट हो जाने वाला है। देखो यहाँ से, देखो अगर मैं 0 से पाई के तक चल दूँ, यहाँ से और यहाँ तक चल दूँ, कहने का मतलब, तो एक साइड में ऐसे ये पूरा चल दूँ तो 0 से पाई अगर मैं इसकी लिमिट लगा लूँगा तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिल जाएगा हमको। लेकिन हमें तो इस पूरे सर्कमफेरेंस की वजह से पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। अभी देखिए कैसे यहाँ पर काम हम लोग बनाएंगे। देखो, ये हम एंगल मान रहे हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, फाई है। ये एंगल क्या है, फाई। और अगर ये फाई है और ये इसका एक्सिस है और इस पर ये हमारा एक कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट को हमको देखो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर भी ये कंपोनेंट हमें ऐसे यहाँ पर ये, ठीक है, डीबी। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं हमको कि ये फाई है, ये कितना है, फाई। तो ये इस पर क्या होगा, ये इस पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये इस पर कितना है, ये 90 है। ये भी याद रखना, मैं जो बनाता चल रहा हूँ ये भी 90 है, ये भी क्या है, 90 है। और ये फाई है, ये फाई है। तो एग्जैक्टली ये बता सकते हो कितना है, ये 90 माइनस फाई है। ये कितना है, ये 90 माइनस फाई है। तो ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया फाई। ये कितना हो गया, फाई हो गया। तो हमको एंगल मिल गया, क्या मिल गया हमको, एंगल मिल गया, ये फाई है।
तो अगर मैं डी बी को कंपोनेंट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। और इस ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा डी बी साइन फाई। सिमिलरली इसी तरीके से ये भी फाई हो जाएगा और डी बी का कंपोनेंट इधर डी बी और कॉस फाई आ जाएगा। इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी बी और साइन फाई। अब एक बात बताना कि इस दो कंपोनेंट की वजह से, यहाँ पर देखो, इस दो कंपोनेंट की वजह से हमने दो बार यहाँ पर डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई, एक कंपोनेंट ये यानी कि एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, दो एलिमेंट की वजह से यहाँ पर हमने क्या पाया, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई। ऐसे अगले एलिमेंट के लिए फिर यहाँ पाएंगे, क्या पाएंगे, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई। और अगले एलिमेंट के लिए फिर ऐसे क्या पाएंगे, फिर से डी बी साइन फाई पाएंगे, डी बी साइन फाई। और इधर डी बी कॉस फाई चलता रहेगा, डी बी कॉस फाई चलता रहेगा, और इधर कितना पद चलता रहेगा, डी बी साइन फाई। तो इधर का देखो, इधर का एक कंपोनेंट डी बी कॉस फाई का इधर एक कंपोनेंट देगा और इधर डी बी साइन फाई देगा। और जब इधर ऐसे चलेंगे तो इधर से क्या मिलेगा, इधर डी बी कॉस फाई मिलता रहेगा और डी बी साइन फाई। बेसिकली हम बताना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो डी बी कॉस फाई है, डी बी कॉस फाई, ठीक है, डी बी कॉस फाई, ये एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे, क्योंकि इधर हाफ में डी बी कॉस फाई यहाँ बढ़ता रहेगा ऐसे प्लस प्लस प्लस, और डी बी कॉस फाई इधर के हाफ से की वजह से यहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो डी बी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल करेगा, केवल और केवल जो कंपोनेंट बचेगा वो डी बी साइन फाई होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा, डी बी साइन फाई होगा। तो अगर मैं डी बी इज इक्वल टू लिखूँ तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल और साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर, ये हमको मिलेगा ए स्क्वायर। और ए और डी एल के बीच में ये 90 डिग्री हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर। ये हमको मिला है, क्या मिला है, ये हमको मिला है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट विच इज डी एल, जिसको हम करंट एलिमेंट भी कहते हैं, आई डी एल, ऐसे करंट एलिमेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमको करंट एलिमेंट मिल चुका है। अब हम यहाँ पर P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, या हम कह सकते हैं सर्कुलर लूप की वजह से। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी और साइन कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। देखो डी बी साइन फाई ऐसे ऐड होता रहेगा हर एक करंट एलिमेंट की वजह से, तो डी बी साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। और B इज इक्वल टू डी बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है आई डी एल ए स्क्वायर साइन फाई। बेटे यहाँ पर पूरी वैल्यू आप कॉमन कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर साइन फाई बाहर कर लो, केवल डी एल कर लो, यहाँ पर डी एल हो जाएगा। एक चीज़ अब और कर लेते हैं यहाँ पर हम, कि ये जो हमारी ए है ना, ए, इस ए की वैल्यू को जरा कैलकुलेट करो। ए की वैल्यू को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री पर, ये ए है और ये एक्स है और ये आर है। तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या हम इस ए की इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। अच्छा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमको, ओके। और देखो साइन फाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। साइन फाई इज इक्वल टू, देखो साइन फाई, तो साइन फाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, आर है,
और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो वो है स्मॉल ए। तो साइन फाई की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अगर हम यूज़ करें तो आर अपान ए की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर। तो साइन फाई और स्मॉल ए स्क्वायर दोनों वैल्यू हमें यूज करनी है इक्वेशन के अंदर। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, और साइन फाई की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो ए स्क्वायर की जगह पर देखो 1 अपान, ये देखो ए स्क्वायर की जगह पर तो हम रखना ही भूल गए, ए स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू हमको मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर, और यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट में मिलेगा, ये a की वैल्यू तो रूट में होती है या 1/2 लगा के होता है, ठीक है। a की वैल्यू देखो ये पूरी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 1/2 यूज कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 हो जाएगा, ये वैल्यू 3/2 हो जाएगा, और इंटू डी एल हो जाएगा। अब अगर डी एल आप देखना चाहते हो तो देखो डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कर लो, चाहे आप कैपिटल आर यहाँ पर रेडियस माना है, यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर कर लो, तो चाहो तो ये वैल्यू भी लिख सकते हो आप। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कैपिटल आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और डी एल की जगह पर 2 पाई और कैपिटल आर लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 जब 4 हो जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप की वजह से एट अ पॉइंट P पर, जो कि x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर P पॉइंट पर होगा, ठीक है। और आप यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट भी आप लिख सकते हैं वेबर अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर अपान मीटर स्क्वायर यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि अगर इसमें करंट कैरिंग लूप में नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है, तो दिस फार्मूला विल बिकम्स, यही फार्मूला नंबर ऑफ टर्न के केस में म्यू नॉट और NIR स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न के केस में, ठीक है। और ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉयल है ये, ठीक है। इसमें हम चाहें तो स्पेशल केस भी लगा सकते हैं, स्पेशल केस अगर हम लगाएं, स्पेशल केस अगर हम यूज करें, तो स्पेशल केस हम एक यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और वो क्या यूज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं एट अ सेंटर ऑफ कॉयल पर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉयल पर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कॉयल। तो सेंटर ऑफ कॉयल पर अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ कॉयल पर देखने के लिए x की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 में x की वैल्यू अगर 0 इंसर्ट करोगे तो वी विल गेट म्यू नॉट बाई 2 इंटू NIR स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, r की पावर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 3, और अब जब ये सॉल्व होगा तो म्यू नॉट अपॉन क्या आ जाएगा 2, और ये NI अपॉन R आ जाएगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप है, ये सेंटर ऑफ लूप है ये। दूसरा केस हम लगा सकते हैं इसमें, केस नंबर 2 क्या लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल कॉयल। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल कॉयल। अब स्मॉल सर्कुलर कॉयल है, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो लूप है इसकी रेडियस इस x के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत छोटी, ऐसे बहुत छोटी सी लूप है। जो अभी बड़ी लूप लिया था ना,
उस लूप की रेडियस r थी, उसको छोटा करते करते इससे छोटी सी लूप ले ली है और उससे x डिस्टेंस पर हम P पॉइंट लिए हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमको। ये यहाँ पर बहुत छोटा सा, तो x के रेस्पेक्ट में r जो है वो बहुत छोटा ले लिया है हमने, ठीक है। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 और एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 में x हमको क्या करना है, यहाँ पर हटाना है, ठीक है। तो r को यहाँ पर हटाना है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन आई आर स्क्वायर, और देखो यहाँ पर ये r ये हटाएंगे जब, तो केवल हमको मिलेगा x का क्यूब मिलेगा। क्या मिलने वाला है, x का क्यूब मिलने वाला है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू हमने क्या लिया, म्यू नॉट बाई 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला यहाँ लिखा ही था, ये फार्मूला हमको मिला। अच्छा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड देखो सेंटर पर यहाँ पर कितना मिला है, ये मिला है, यानी कि सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिला है। और सेंटर से दूर जा रहे हैं देखो, तो देखो कैसे मिल रहा है, b प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। और सेंटर पर जा रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जो कि मैक्सिमम हो, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक फील्ड मिला है, x इक्वल टू 0 पर ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक फील्ड मिला है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर हम सेंटर से मूव करें तो हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है। और कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है जो कि ये इक्वेशन लेकर आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि x की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट लिख दूँ, x की वैल्यू इनफाइनाइट लिख दूँ, तो हमें ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें एटलीस्ट 0 मिलने वाली है। ये अगर इनफाइनाइट लिख दूँ, x की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ, तो b की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है सेंटर पर मैक्सिमम, याद रखना। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हमको कैसे मिल रहा है, वो डिक्रीज मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज मिल रहा है, और इन्फिनिटी पर 0 मिल रहा है। इन्फिनिटी पर कैसा मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन का एक ग्राफ बनाऊं, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का एक ग्राफ बनाऊं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे मिल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे मिल रहा है, ये कुछ ऐसे मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम ऐसे डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी डिटेल में बात करते हैं कि ग्राफ इसका कैसे हम ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो सेंटर पर तो मैक्सिमम मिल रहा है, और जैसे दूर जा रहे हैं इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 मिल रहा है, तो इसके रेफरेंस में हम ये बोलेंगे कि इस जो कॉयल है कॉयल के एक साइड का ग्राफ ये है, और दूसरे साइड का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। दूसरे साइड भी यही काम होगा। अगर एक साइड पर सेंटर पर 0 मैक्सिमम मिल रहा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता मिल रहा है, ठीक वही काम इस कॉयल के दूसरे साइड में भी होगा कि हम सेंटर पर मैक्सिमम मिलेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज मिलेगी। तो सेंटर पर तो मैक्सिमम मिल ही रहा है। तो सेंटर पर अगर मैक्सिमम मिल रहा है मैथमेटिकली, तो हाउ टू चेक इट, इसको किस तरीके से दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम ये पता कर लेते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हमने पता किया कहाँ पर है, सेंटर पर। पता किया कहाँ पर है, सेंटर पर मैक्सिमम है। तो हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, देखते हैं कि dB/dx कितना आता है। और अगर dB/dx किसी पॉइंट पर कांस्टेंट आए, या d2B/dx2 क्या आ गए, 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड, कि बहुत सारी बुक इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं, और बहुत से पॉइंट इन्फ्लेक्शन ये लिखते हैं। तो डोंट पैनिक, ये इन्फ्लेक्शन मतलब आप जो समझ रहे हैं वही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप +1 +2 और BSc इनसे लेवल के स्टूडेंट हो,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर ग्राफ ऐसे ओपन हो रहा है तो कॉनकेव अपवर्ड है, ये कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है। और कहीं पर ग्राफ अगर ऐसे इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है। और जहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डिक्रीज होते होते डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होने के बाद अब ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। जहाँ पर कर्व अपना नेचर चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि कोई ग्राफ ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई, तो ये जो पॉइंट है देखो, ऐसे जा रही है पॉइंट, ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ से फिर क्या हुआ, अपवर्ड स्टार्ट होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको पता ही होगा। अगर मैं इसका डी बी अपॉन डी एक्स निकालूँ तो अपने पास फार्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 NI और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 था। इसका अगर मैं डी बी अपॉन डी एक्स निकालूँ तो म्यू नॉट अपॉन 2NI आर स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, और डी बाई डी एक्स होगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर -3/2 का होगा। और जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वी विल गेट फर्स्टली -3/2 म्यू नॉट NI आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -5/2, और इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमको मिलने वाला है डी बी अपॉन डी एक्स। अब डी बी अपॉन डी एक्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको जानना है तो ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और लेकिन डी टू बी अपॉन डी एक्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू बी अपॉन डी एक्स टू मिलेगा हमको, और -3/2 म्यू नॉट NI आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए हैं यहाँ पर। तो आप इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा कर डिफरेंशिएट करना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -7/2, और इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर, ये हमको मिलेगा डी टू बी अपॉन डी एक्स टू। और हमने कहा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपको पता करना है तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, और दिस वैल्यू विल बिकम्स 0। अगर ये वैल्यू 0 हमने लिख दी तो 0 लिखने के बाद हमको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, ये तो मेरा शायद आर था, मैंने माना था इसको आर था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, और वी विल गेट 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, आर स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 मिलेगा हमको, ठीक है, प्लस माइनस r/2 मिलेगा हमको, ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता चल गया कि हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर हम एक कॉयल लें तो कॉयल के इधर a/2 डिस्टेंस पर ये है, ये ग्राफ ड्रॉ करें, a/2 डिस्टेंस r/2 डिस्टेंस पर प्लस r/2 डिस्टेंस पर और माइनस r/2 डिस्टेंस पर, इतनी दूर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब कह सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कांस्टेंट है, और उसके बाद ये डिक्रीज होगा कुछ ऐसे, ये। तो इसी को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हमारा ग्राफ का नेचर चेंज होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे ग्राफ का नेचर चेंज होता है। बेसिकली ये जो हमारा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस रिजल्ट को यूज कहाँ किया गया है, हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, गैल्वेनोमीटर में किया गया है, हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर में इसी का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, इसमें हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि हम 2 कॉयल लेते हैं, क्या करते हैं, 2 कॉयल लेते हैं, और दोनों कॉयल को एक कॉमन एक्सिस होता है, एक ही कॉमन एक्सिस पर होता है, और इन दोनों को कहाँ पर रखते हैं, इसकी जितनी रेडियस है, इसकी रेडियस अगर r है
तो उतनी ही डिस्टेंस पर इसको रखना है, r डिस्टेंस पर ही रखना है, जिससे कि ये r/2 डिस्टेंस हो और ये भी r/2 डिस्टेंस हो। इन दोनों को जैसे इतनी ही डिस्टेंस पर रखते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका ग्राफ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका ग्राफ ही हमको क्या देता है, कुछ इस तरीके से, हेल्महोल्ट्ज़ ग्राफ कुछ इस तरीके से। देखो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, और इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, दोनों का ग्राफ मुझसे नेचर डिफरेंट हो गया है, आप समझ जाइए कि ऐसे आएगा। और अब आपको मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होएगा, ये कुछ ऐसे आएगा और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा डिक्रीज होएगा ग्राफ, थोड़ा सा ऐसे डिक्रीज होएगा और फिर ऐसे चलेगा ग्राफ और इस तरीके से ये ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमको मिलेगा। तो ये ग्राफ आगे मैं आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे मिलने वाला है ये ग्राफ। ये फर्स्ट ये कॉइल और ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा ये। तो हेल्महोल्ट्ज़ को यूज करके कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं, अपना ग्राफ का अप्रोच लेते हैं। ठीक है, बस। तो हमने ग्राफ भी आपको बताया, हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर भी बताया और किस तरीके से ग्राफ वेरी करता है इसके लिए। तो बस हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक बात करने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि सोलेनॉइड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।